ठीक है, तो हमने अभी तक के दो लेक्चर्स में ये देखे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। हम लोग वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं स्केलर से, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं ग्राफिकली और मैथमेटिकली, इसको कैसे लिखा जाता है। और हमने दूसरे लेक्चर में देखा कि ये कुछ टाइप्स के वेक्टर, जैसे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कैसे होते हैं, या क्या करने से दो वेक्टर इक्वल बनेगा, या पैरेलल होगा, या एंटी पैरेलल होगा, या फिर कोप्लेनर। हमने कुछ टाइप के वेक्टर्स ले लिए। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स दिए जाते हैं तो हाउ डू वी ऐड देम। दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स को दिखाते हैं बाई अलग, ये वेक्टर ए है और दूसरा एक वेक्टर दिया गया इससे एक एंगल बनाता है, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। तो हम लोग का जो मिशन में जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाउ डू ऐड वेक्टर्स। तो ए और बी को हम लोग जोड़ते हैं। पहली बात बी कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं वो देखना है। जो इनका जोड़ आएगा हम लोग कहते हैं कि इन दोनों को जो जोड़ने का तरीका है वो क्या है। तो हम ये बोलते हैं कि हम लोग ये तो जानते ही हम लोग कि वेक्टर को, उसको जब तक वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है उसको ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे शिफ्ट करने से वो वेक्टर बदलता नहीं। तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या है कि एक वेक्टर को हम लोग एज इट इज रखते हैं और दूसरे वेक्टर को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर उसको पैरेलली मूव करते हैं। कब तक मूव करते हैं, दूसरा जो वेक्टर है पहले वेक्टर के हेड और उसका टेल आता है। जैसे कि हम बोले कि वेक्टर ए बी को जोड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे बी को शिफ्ट करेंगे, ऐसे इस वेक्टर बी को ऐसे पैरेलली अगर खींचते हैं तो वेक्टर बी ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो तो वेक्टर बी को खींच के हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। हमने वेक्टर बी खींच लिया ऐसे, एक पैरेलल हम खींच लिया वेक्टर बी। ये वेक्टर ये बी है तो ये भी बी है, क्योंकि वेक्टर ए, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का डायरेक्शन है वो सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर है। ये देखा है। तो या फिर दूसरी बात ये है कि ये ध्यान रखना कि वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे तो उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करने से या किसी भी डायरेक्शन से वो वेक्टर बदलता नहीं है। और ये फ्री वेक्टर्स की डिफिनेशन है। हम लोग फ्री वेक्टर्स के बारे में बताते हैं। हमने क्या बोला कि एक दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है कि एक वेक्टर को एज इट इज रखो और दूसरे को शिफ्ट करो और करो जब तक कि वो दूसरे वेक्टर का जो टेल है, बी का जो टेल है वो आगे लेके हेड पर है। अब ये दोनों वेक्टर जुड़ गए हैं तो अब इनका जो रिजल्टेंट होता है वो पहले जो हमने हमारा वेक्टर ये है ए है, यहाँ इससे हमने बी को शिफ्ट किया था, ये ऐसी सिचुएशन में तो जहां से हमने शुरू किया था वहां से उसको मिला है। ये इन दोनों वेक्टर्स का हम कहला रहा है और इसको हम लोग दिखाते हैं वेक्टर सी से दिखाते हैं। ये वेक्टर हमारा सी है, ठीक है। अब ये वेक्टर वेक्टर ए से वेक्टर सी हम लोग को मिल गया है। वेक्टर ए और बी का जो सम है वो भी एक नया वेक्टर जो कि बोलते हैं कि वेक्टर सी है, तो सी का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो जो वेक्टर सी है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये वेक्टर इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ डायरेक्शन है। इसके डायरेक्शन को हमेशा एंगल से एंगल वेक्टर बेस से अगर इसका एंगल बना दिया गया है वेक्टर सी का, पकड़ लीजिए वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एक का डायरेक्शन में नो
वेक्टर ए से वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है वो ये कहलाता है कि ये अल्फा है, ये इसका डायरेक्शन है। तो वेक्टर सी का हमें क्या करना है, हमें वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। वो क्या किया, वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, एक वेक्टर को एज इट इज रखना है, दूसरे वेक्टर को शिफ्ट करना है, फिर शिफ्ट करना है कि जब तक उसका टेल दूसरे के हेड पर न आ जाए। ऐसा किया और ये बन गए। अब ये जो होकर पहले से इसको मिला देना है और ये एक ट्रायंगल के जैसे दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ये बोलना है वेक्टर एडिशन है, इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर जो है क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो। फिर इसीलिए अगर किसी के दिमाग में नहीं, एक को हमें बी को एज इट इज रखना है और ए को शिफ्ट करना है, वो भी सेम वेक्टर सी आना चाहिए। उसको हम देख सकते हैं कि अगर हम बी को एज इट इज रखते हैं और ए को ऐसे मूव करते हैं करके, तो ये हमारा देखा है, हमारा ये वेक्टर आ जाता है, वेक्टर ए होता हमारा है ना, वेक्टर हमारा ए होता है। तो वेक्टर ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, दोनों ही बातें सेम है। वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सी और बी प्लस ए इक्वल टू सी। चाहे ए में बी को जोड़ो वेक्टर्स में, चाहे बी में ए को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्टेंट में देते हैं सी। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर का जो समेशन है वो कम्यूटेटिव है, मतलब आप उसमें बदल देंगे, अगर उनका नंबर बदल देते हैं, ए बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कम्यूटेटिव बोला जाता है इसको, बोलते हैं ये चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वेक्टर्स का समेशन कम्यूटेटिव है। और इसको एक और बोला कि ये जो है ये इसको हेड टू टेल मेथड, ये क्या है, इसको इसके हेड पर दूसरे टेल रखा है, इसलिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो है और भी होगा हेड टू टेल एडिशन, हेड टू टेल एडिशन। इसमें क्या करेंगे, हेड टू टेल, एक वेक्टर के हेड पर दूसरे टेल रखना, और जो तीसरा वेक्टर है वो पहले के टेल से दूसरे के हेड से मिलाते हैं, तो रिलेटेड होता है। और इसमें जो बात देखने वाली है कि ये तीनों के तीनों ट्रायंगल को बनाते हैं, ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है ना, ये ट्रायंगल को बनाते हैं ये साइड। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो इस ट्रायंगल के साइड से लिखा है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इस ट्रायंगल के साइड से लिखा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो इस थर्ड साइड से दिखता है, इसलिए भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वेक्टर्स में एडिशन करते समय हमेशा क्या करना है, वेक्टर्स के जो दो वेक्टर्स हैं ट्रायंगल की दो साइड कंस्टिट्यूटिव साइड से दिखाओ, कंस्टिट्यूटिव साइड से दिखाओ, उसको ध्यान रखते हेड टू टेल करना है, टेल टू टेल नहीं करना है, गलत है, सॉल्यूशन जीरो, हेड टू टेल हमने किया तो ऐसा है, जो थर्ड साइड है वो उन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है और डायरेक्शन भी बताता है कि ये वैसे डायरेक्शन का अल्फा होता है, इस एक वेक्टर से उसका एंगल बता देंगे तो वो उस वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो फिर ये क्लियर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वेक्टर सी का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना रहेगा। अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, इसको बी से दिखाते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी से दिखाते हैं और सी के मैग्नीट्यूड को सी से दिखाते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये कुल मिला के ट्रायंगल है, ए और बी दिया हुआ है, तो हमें सी फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड सी फाइंड आउट करना है। हमें क्या बोलते हैं, वेक्टर मॉड ए इज ए, मान लिया ऐसे मॉड बी इज बी एंड मॉड सी इज सी,
तो ये ट्रायंगल के साइड्स हो गए ए बी और हमें सी फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल अल्फा है, सी वेक्टर ए का ऑप्शन फिक्स है, तो इस वेक्टर ए से जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका अगर हम लोग डायरेक्शन बता लेते हैं तो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन जो रेक्टेंगल वेक्टर है डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा और इग्नोर मत करेगा। इसलिए हम लोग सी का पहले की मैग्नीट्यूड बताएंगे, सी का मैग्नीट्यूड क्या और फिर उसका डायरेक्शन बताएंगे जो कि किसी एक वेक्टर से एंगल है, इस एक नोन वेक्टर से उसका एंगल है। तो हमारा वेक्टर सी जो है वो बताया कि वेक्टर ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए में बी को जोड़ने के लिए बी को शिफ्ट किया है, बी में ए को जोड़ने के लिए ए को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे हम लोग, ये सेम ई को पास रखें, चाहे ए बी को जोड़ो चाहे बी ए को जोड़ो, सेम सी का तो हमें सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। ये हमारा है पी क्यू आर और परपेंडिकुलर ड्रॉ पी क्यू आर एस आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। एक बार और जो है कि तो पूछा जाए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, और इसमें जैसे इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल क्या है, फिर कभी भी जब पूछा जाए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है तो हमेशा ध्यान रखना है कि उनको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वो एंगल होगा जब उन दोनों वेक्टर्स को एल से बाइंड करेंगे, ठीक है, एल से बाइंड करेंगे वो जो एंगल बनता है उस वेक्टर का उन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल करना है। तो ए और बी के एंगल ये है, ऐसा नहीं करना है कि अगर ए ऐसे दिया था बी ऐसे दिया था और हमने ये वाला एंगल बता दिया कि ये दोनों के बीच का एंगल, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा क्योंकि तो एक का है दूसरे का एल से बाइंड है, तो ये वाला काम हमें नहीं करना है, मतलब ए और बी लेकिन ये वाला ध्यान रखना है कि हेड और जब आप एंगल करते हैं वो एंगल नहीं है बल्कि एल एल है, ये वाला तरीका है ए और वेक्टर बी के बीच एंगल है, दोनों को टेल से करना है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। उसी तरीके से वेक्टर ए और सी के बीच एंगल है ए, वेक्टर ए और सी के बीच एंगल है अल्फा, ठीक है। हमने क्या बोला कि थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, ये ट्रायंगल्स तो सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सी का ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमने बोला कि वेक्टर्स को हम लोग ट्रायंगल्स दिखा सकते हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया, ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सी का मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे और सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमने बोला कि उसके लिए क्या करना है कि हम लोग वेक्टर पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनता है और आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पी क्यू पर, तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो इस ये जो पी आर पी क्यू है वो साइड बी है, साइड बी है या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो बी है, लेंथ बी है, तो वो हो जाएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर जो है आर एस जो होगा हो जाएगा आर क्यू साइन थीटा और ये हो जाएगा क्यू एस जो है वो हो जाएगा आर क्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल आर क्यू एस, ट्रायंगल आर क्यू एस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आर एस
RS, this length will be RQ and sin theta, ये हम लोग sin cos से निकाल सकते हैं। RQ sin theta PS, ये वाला लेंथ जो है वो RQ cos थीटा, इसको और भी लिख सकते हैं, ये है B sin थीटा और ये है B cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये बोल रहे हैं हमें फाइंड आउट C करना है, तो अब ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल PRS, ठीक है, BRS ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है S पर 20 डिग्री एंगल। अब हमें इसमें ये पता है, अब हमें इसमें RS पता है, RS जो है B sin थीटा है, PS जो है ये जो है वो PQ प्लस QS और इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस B cos थीटा, ये हो जाएगा PS और ठीक है, हमें RS की वैल्यू पता सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो PR होगा, PR का जो स्क्वायर होगा हो जाएगा PS का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और इसमें जो हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ये हो जाएगा हम लोग इतना लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ई स्क्वायर, इन दोनों का समेशन बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से जो C का मैग्नीट्यूड आ गया या जो C का जो लेंथ था, जो लेंथ C आ गया, क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब ये दो वेक्टर्स और C का हमने लेंथ निकाल लिया, हमें यही करना है, हमने बोला कि दो वेक्टर्स का समेशन a और b का सम C है, तो वेक्टर C का उस वेक्टर को भी दो चीजें बताना पड़ेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना पड़ेगा। हमने अभी उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो ये इसको बोलते हैं कि C का ये मैग्नीट्यूड, इसको वैसे बोल सकते हैं कि ये पहले बोला है ये है, जो C लेंथ लिखा है वो मॉड C ही है। तो हमने ये फार्मूला जो वेक्टर्स का जब किसी एंगल दो वेक्टर्स रहेंगे उनका सम करने पे ये फार्मूला जनरल फार्मूला है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद जब ये हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद अल्फा यूज करना पड़ेगा, वेक्टर फेस से अगर एंगल बता लेते हैं तो वो वेक्टर सी का हमें एंगल बताना पड़ेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि tan अल्फा होगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पर RS बाई PS, ये हो जाएगा RS बाई PS। इसको लिख सकते हैं RS क्या है, B sin थीटा है डिवाइडेड बाई PS क्या है, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड B sin थीटा डिवाइडेड बाई मॉड A प्लस मॉड B
cos थीटा, ये हो गया tan अल्फा। हमने इस पे एंगल इस वैल्यू का निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ नॉन एंगल। थीटा नॉन एंगल है, इसमें हमने tan अल्फा निकाल लिया। हमने इस वेक्टर का दोनों चीज बता दिया। हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a को मॉड a का स्क्वायर लिख सकते हैं, b को मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद एंगल हम लोग ये बताया है, ऐसे ये हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा ये कर लेते हैं, एंगल बता लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि वेक्टर्स ये और v के बीच का एंगल, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग c से दिखाते हैं। तो हमने बोला कि वेक्टर a प्लस b, वेक्टर a में चाहे b जो चाहे b में a जो, दोनों सेम ही बात है। तो दोनों के दोनों ही रिजल्टेंट वेक्टर c वेक्टर देते हैं, और इसीलिए जो वेक्टर्स का सम है कम्यूटेटिव है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। a में b जो b में जो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्टेंट वेक्टर p देगा। ठीक है, a में b जो चाहे b में a जो देखा है, b के जो b में जोड़ने b के हेड पर a का n लग जाओ, फिर से वही वेक्टर मिलता है। और ये हमने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड आता है, इसका हमने जो वेक्टर c निकाला है, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड आता है रूट a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा। इसमें बताया कि थीटा जो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, दोनों को टेन से जो दोनों वेक्टर्स टेन से ज्वाइन कर जो जो एंगल बनता है दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल बनता है। फिर हमने बोला कि ये जो वेक्टर है फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कितना एंगल बनाता है a से, तो एंगल हमारा फिक्स हो जाता है। तो हम लोग उस वेक्टर का एंगल भी बता लेते हैं। tan अल्फा कितना है, पूरा मॉड b sin थीटा डिवाइडेड बाय मॉड a प्लस मॉड b cos थीटा। ठीक है, ये हमने दोनों चीजें निकाल दिया। और इसमें हमने बोला कि ये जनरल है, मतलब थीटा की किसी भी वैल्यूज के लिए ये सही हो, थीटा की वैल्यू 0 हो, 90 हो, 180 हो, किसी भी वैल्यूज के लिए ये समेशन सही है। तो हमने ये पूरा ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, इसीलिए एक और तरीका है बोला हेड टू टेल बोला। दूसरा एक और इक्विवेलेंटली सेमी इक्विवेलेंट भी लॉ है ट्रायंगल एडिशन करने का जो तरीका है। हम बोलते हैं कि बल्कि उसको बोलते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। रिजल्टेंट यही आएगा, मैग्नीट्यूड यही आएगा, डायरेक्शन यही आएगा, कुछ अलग नहीं आता। बस उसमें एडिशन करने का तरीका हम क्या करते हैं, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रायंगल भी बनाते हैं और एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ए के पैरेलल में हम लोग दूसरा वेक्टर ए खींच लेते हैं, बी के पैरेलल में वेक्टर बी खींच लेते हैं, और ये जब पैरेललोग्राम एक बन गए तो इसका जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। सी हो गया। हमने क्या बोला, जो भी दोनों गिवन वेक्टर ए और बी है, ए और बी को बढ़ा के अंदर से खींच के हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। पैरेललोग्राम जब फॉर्म कर लेते हैं तो उसका जो डायगोनल का जो ये डायगोनल है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इसके सम को। हम फिर से वही ए से बी की तरफ मिलाना, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम जैसा एडिशन बोलते हैं।
ये पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन को लेकर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन हो या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन सेम, तो सेम ही रिजल्टेंट देगा, सेम रिजल्टेंट सी देगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड यही आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाय, उसके बाद जो एंगल आएगा वैसे निकालेंगे। और इसमें आप जो भी लॉ फॉलो करते हैं एंगल में फॉलो करो, दो साइड के ऊपर एंगल दिखाओ, थर्ड साइड होता है रिजल्टेंट बदलता है। पैरेललोग्राम फॉर्म करने की तरीका भी तो उसको पैरेललोग्राम फॉर्म कर दो तो सम से ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये इसको निकालते कैसे, इसका डेरिवेशन करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। इसमें एक पर्टिकुलरली इसमें एग्जांपल में एक जरूरी है देखना कि जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो जाता है, तो अलग अलग वेक्टर्स का बोला कि दो वेक्टर्स के सम का ये फॉर्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो उसको ये भी cos है। और यहाँ a b और c जो है वो क्या है, वो मॉड a मॉड b मॉड c है वो, तो वो तीनों के लिए जो यहाँ क्वांटिटीज है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स a b है c है। और जो एंगल थीटा है वेक्टर a एंड b के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। ये हमें पता लग गया। अब इसमें एक पर्टिकुलरली खास जो होता है, एक क्या है, तो तीन कंडीशन देखते हैं। जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो या 360 हो, जब दोनों ही वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल, इस फॉर्मूले से क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसका मतलब कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है। एक ऊपर हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि वेक्टर a है वेक्टर b है, इससे बना सकते हैं। ये वेक्टर b है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई फर्क नहीं होता कि वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और दोनों के बीच का एंगल 0 है। पहली बात ये थीटा 0 होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होगा तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल बोले जाएंगे। तो ये मतलब a और b वेक्टर्स का पैरेलल, वेक्टर a एंड b आर पैरेलल, तो सम जो होगा इन दोनों का जो सम होता है a और b का जो सम होगा वो एक नॉर्मल सी मतलब जब दोनों एक ही डायरेक्शन दोनों का समेशन के बाद डायरेक्शन वही रहता है, जो मैग्नीट्यूड है वो सीधा इस फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इन दोनों का जो सम आएगा वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, ये जो मॉड c आएगा वो क्या आएगी, मॉड a प्लस मॉड b आएगा। तो जब भी एंगल दो वेक्टर्स के बीच का या 0 है या फिर 360 है, 2 पाई है, दोनों सेम बात है। तो जब दोनों वेक्टर्स का समेशन वैसे समेशन करेंगे वो केवल सीधा सीधा सम हो जाएगा, मतलब कि a और b को जब जोड़ेंगे कि ये प्लस b को हमने जोड़ा तो ये सीधा सीधा ये सम आ जाएगा मैग्नीट्यूड c, ठीक है। दोनों के लेंथ को जोड़ देंगे ना, इन दोनों वेक्टर्स के सम को दे देंगे वेक्टर c दिखाता हूँ, इसका और इसका इन दोनों का लेंथ का समेशन है। तो ये वेक्टर्स जब एक भी डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सीधा जोड़ देना है, डायरेक्शन सेम रहेगा, ये इस पे जाने वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम लोग थीटा लेते हैं पाई या 180, दोनों एक ही बात, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, 180 है। वेक्टर a और वेक्टर b मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो जाए एंटी पैरेलल हो, ये भी इसका मतलब
एंटी पैरेलल वाले दो वेक्टर्स ए और बी क्या है, वेक्टर ए और बी के यहाँ एंटी पैरेलल है। इस केस में समेशन क्या होगा, मतलब कि जो हमारा गिवन वेक्टर है ए, तो बी वेक्टर जो है वो ऐसे है, ठीक है। बी को यहाँ दिख रहा है, चाहे यहाँ दिख रहा है, ये भी बी ही है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर समेशन पूछेगा कि वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस बी क्या रहेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का वेरिएशन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूले से क्या होगा, थीटा की वैल्यू पाई, cos पाई की वैल्यू cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, सी जो मैग्नीट्यूड जो सम वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b, तो ये ब्रैकेट से बाहर निकल के a माइनस b हो जाएगा। तो जो इसका जो मॉड सी है, मॉड सी आएगा वो इसको हो जाएगा मॉड a माइनस b, इसको बोलते हैं कि ये डिफरेंस क्या होगा, मॉड ए डिफरेंस b, इसका मतलब कि इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उससे में डिफरेंस, तो अगर a ज्यादा है तो b को घटाएंगे उससे, अगर b ज्यादा होगा b माइनस a करेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड दोनों का जो समेशन है क्या है, a प्लस b जो है वो अब क्या है, एंगल जो पाई होगा तो वो डिफरेंस हो जाएगा, सिंपल डिफरेंस हो जाएगा। जब दोनों वेक्टर्स एंटीपैरलल होते हैं सिंपल अलजेब्रिक डिफरेंस को इस सिंबल से दिखाते हैं, जो ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, सी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा ए में सी को घटाएंगे, बी ज्यादा होगा तो बी में सी को घटाएंगे, और डायरेक्शन उस वेक्टर का डायरेक्शन मतलब कि अगर ए ज्यादा है तो इधर इस डायरेक्शन में रहेगा, उसमें से बी को घटाएंगे, और अगर बी ज्यादा है बी में से ए को घटाएंगे, डायरेक्शन वो डायरेक्शन रहेगा, ए का डायरेक्शन है बी का डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में वेक्टर, इन दोनों का जो समेशन होगा उसका डायरेक्शन होना चाहिए। जो हमने कंडीशन में देखा कि वेक्टर जब भी दो वेक्टर्स दिए गए उनके बीच का एंगल अगर 0 होता है तो वो सीधा सीधा हो जाता है, डायरेक्शन जो दोनों का डायरेक्शन है वही रहेगा, तो दोनों डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन बदल नहीं जाता। और जब दो वेक्टर्स एंटीपैरेलल हो जाए उनके बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री है या पाई है, तो वो सिंपल डिफरेंस जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उसमें से दूसरे को घटाना, उसी के डायरेक्शन को रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हमारा जो ए और बी जो है इसका जो रिजल्टेंट है सी है, ऐसे ये हमारे सी है, ठीक है ना। ये लेंथ बी घटाना है, वो जो एक डायरेक्शन देगा तो सी जो है वो एक डायरेक्शन इस दिया, ठीक है। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट है, बी के बाद थर्ड पॉइंट है एक और कंडीशन जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, वो हम लोग देखते हैं थीटा की वैल्यू अगर 90 है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, इसको बोलते हैं कि ऑर्थोगोनल है। दो वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर, तो यही बात लैंग्वेज है और जानना जरूरी है। तो जब बोला जाता है कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, तो ये बोला जाए कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, तो ये समझना है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, ठीक है। अब इन दोनों का समेशन क्या होगा, जो सी होगा इन दोनों का जो समेशन हो, ये cos थीटा की वैल्यू अब 0 है, cos 0 ये 0 होगा, तो ये जगह जो इसका जो रिजल्टेंट क्या है, क्या पता चाहे रेक्टेंगल बना,
चाहे इसके ये सी होगा, ठीक है ना। ट्रायंगल हमने बने ट्रायंगल बना लिया ए और बी के हिसाब से, तो ये सी हो गया। तो मॉड सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। जब ये भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ये वैल्यू है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ये अल्फा, टेन अल्फा जो होगा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं से होगा मॉड डी बाई मॉड ए, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ट्रायंगल लीजिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमसे, तो हम लोग इससे डायरेक्शन इसका निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर बात है। दूसरी बात जो सी है, तो हम ये तीनों फॉर्मूला हमने देख लिया कि ये जनरल तीन चीजें हैं। सी को हम लोग एक चीज और भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं कि सी इज द सम ऑफ सी इज अ वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए और बी का सम है। हम लोग मॉड सी जो लिख रहे हैं, मॉड सी जो लिख रहे हैं, मॉड सी को ये भी लिख सकते हैं कि मॉड ए प्लस मॉड बी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो सी की जगह ये क्या है, वो ए प्लस बी है। तो हम लोग जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिख रहे हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी। मतलब जो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो वेक्टर सी है, जो सी का मैग्नीट्यूड है वो मॉड दोनों का ए प्लस बी का जो सीधा सम है उसकी मैग्नीट्यूड पता करें। और यही जो मैग्नीट्यूड सी है तो वो जब दोनों के बीच एंगल 0 होगा तो वो दोनों के मैग्नीट्यूड का, दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड का सम है। जब दोनों के बीच का एंगल पाई हो जाता है तो वो डिफरेंस है, दोनों के बीच एंगल 90 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसकी जगह मैंने इस लिखा है, सी लिखा है, उसको उसकी बजाय हम लोग ये भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर ये लिख दिया जाता है तो इसको कोई गलती नहीं है। सी जो है वो वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग लिख रहे हैं, ये जो लिखे हैं यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर भी हम लोग ये लिख सकते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर सी सम ऑफ ए प्लस बी, तो ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मैं सेकंड लिख रहा हूँ बताता हूँ, लेकिन ये बात पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग इतना समझ लेते हैं, इतना समझ लिया कि ऐसा लिख सकते हैं सी ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, दोनों का सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा। ठीक है, इसको इतना ही करना, ये ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद इस पर एक और मतलब ये अगर यहाँ इसके बाद ये थोड़ा सा ज्यादा समझ के पड़ेगा, शुरुआत के हिसाब से ये ज्यादा ही हो जाएगा।